वरिष्ठ पत्रकार और लेखक माजिद शेख पाकिस्तान के अखबार डॉन में किस्से का जिक्र करते हैं। साल 1948 की बात है। लंदन में समर ओलंपिक्स चल रहे थे। भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीम्स भी इसमें खेलने पहुंची। भारत ने गोल्ड जीता और पाकिस्तान तब चौथे नंबर पर रही थी। अब जैसी कि रवायत है, हर मैच से पहले गाया जाता था राष्ट्रगान। दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान यानी कौमी तराना तब तैयार नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान की टीम एक दूसरा गीत गाया करती थी, मेरा रंग दे बसंती चोला। वो गीत जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में लिखा था। बाद में गीत फिल्मों के जरिए भगत सिंह की पहचान बना। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह फांसी पर चढ़े आजादी की खातिर। आजादी किसकी? अनडिवाइडेड इंडिया उसकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आधुनिक मैप के हिसाब से। इसीलिए जैसे भगत सिंह भारत के हीरो हैं, उसी तरह पाकिस्तान के भी हीरो हैं। लेकिन क्या ये देश उन्हें हीरो मानता है? खासकर तब जब उनकी पैदाइश उसी देश में हुई थी। वहीं बचपन और जवानी का एक मानीखेज वक्त गुजरा और वहीं पर फांसी पर वो चढ़ाए भी गए। तो आज शहीदी दिवस के मौके पर हम यही जानेंगे कि पाकिस्तान भगत सिंह को कैसे देखता है और कैसे याद करता है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। पंजाब का खटकर कला गांव भारत में इसे भगत सिंह का पैतृक गांव माना जाता है। हालांकि तथ्य यह है कि उनका जन्म यहां नहीं हुआ था। भगत सिंह पाकिस्तान में पैदा हुए थे, शहर लायलपुर, गांव बंगा में। अब यह शहर आपको पाकिस्तान के नक्शे में नहीं दिखाई देगा। साल 1977 में इस शहर का नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया गया, सऊदी अरब के शाह फैसल के नाम। खटकर कला गांव को पैतृक गांव माने जाने के पीछे कुछ और वजह है। दरअसल भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह का जन्म खटकर कला में हुआ था। साल 1900 में भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह परिवार समेत खटकर कला से लायलपुर चले गए थे। भगत सिंह की फांसी के बाद उनके माता पिता लौटकर खटकर कला ही आए थे और आजादी के बाद उनके परिवार के बाकी सदस्य भी यहीं पर आके बसे। एक चीज जो हम यहाँ पे साफ कर देना चाहते हैं, जो हमने कहा कि भगत सिंह की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, ये आधुनिक नक्शे के हिसाब से है। जो आज नक्शा है उस हिसाब से भगत सिंह पैदा हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। लौटते हैं किस्से पर। पाकिस्तान के लाहौर से भगत सिंह का गहरा नाता है। लाहौर के डीएवी स्कूल से उनकी स्कूलिंग हुई। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में उन्होंने एडमिशन भी लिया। लाहौर में ही खड़ा है वो नीम का दरख्त भी, जिसके पीछे खड़े होकर भगत सिंह और उनके साथी जेम्स स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सामने एसपी ऑफिस से सॉन्डर्स निकला और वहीं ढेर कर दिया गया। इस जगह से कुछ दूर डीएवी कॉलेज था। पार्टीशन के बाद इसका नाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कर दिया गया। सॉन्डर्स को गोली मारने के बाद भगत सिंह इसी कॉलेज की तरफ भागे थे। एक पुलिस वाला उनके पीछे भी गया था। चंद्रशेखर आजाद ने उसे भी गोली मारी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने लोहारी मंडी में अपने एक जान पहचान वाले के यहाँ रात गुजारी। अगली सुबह दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में गए। हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट ने 4 दिन उन्हें अपने यहाँ छिपा कर रखा। माजिद लिखते हैं कि इस दौरान भगत रोज लक्ष्मी चौक का चक्कर लगाते थे चाट पकौड़ी खाने के लिए। इस दौरान भगत ने एक रात ख्वाजा फिरोजुद्दीन के घर भी काटी थी। ख्वाजा फिरोजुद्दीन मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के दामाद थे। वही अल्लामा इकबाल जिन्हें मुफक्किरे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का विचारक कहा जाता है और जिनका तराना आज भी हिंदुस्तान में गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल के अलावा भगत सिंह की जिंदगी में एक रोल पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का भी है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जेल में डाले गए। उन्होंने सरेंडर किया था। कोर्ट का जो रवैया था वो था पक्षपाती। अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेज की कोर्ट थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि वो मुकदमे का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि फेयर ट्रायल वैसे भी मिलना नहीं। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। अदालत में मामला धीमी रफ्तार से चल रहा था, या कहिए कि चलाया जा रहा था। इधर भगत सिंह की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। अंत में सरकार क्रूरता पर उतर आई। वो एक नया बिल लाई जिसके तहत अभियुक्तों की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकता था। ये बिल सेंट्रल असेंबली में पेश किया गया, जहां जिन्ना ने इस विधेयक का भरपूर विरोध किया। सितंबर 1929 में सेंट्रल असेंबली में जिन्ना कहते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। मरते दम तक भूख हड़ताल करना हर किसी के बस की बात नहीं। विश्वास न हो तो आप लोग खुद कोशिश करके देख सकते हैं। जो शख्स भूख हड़ताल पर गया है उसकी भी आत्मा है, उससे अपने उद्देश्य पर भरोसा है। वो कोई आम अपराधी नहीं जिसने महज एक हत्या को अंजाम दिया। वो भगत सिंह के बारे में कह रहे हैं। जिन्ना अपनी बात जारी रखना चाहते थे, लेकिन उस दिन असेंबली का वक्त खत्म हो गया। जिन्ना ने अगले दिन बहस जारी रखने की बात कही। इस पर मदन मोहन मालवीय खड़े हुए और जिन्ना के सपोर्ट में बोलते हैं, महोदय, क्या हम सदन की अवधि 15 मिनट आगे नहीं बढ़ा सकते? अवधि आगे नहीं बढ़ी। अगले दिन जिन्ना सरकार पर और भी जमकर बरसे।
जिन्ना उन लोगों में से थे जो ब्रिटिश शासन के नियम कानूनों का समर्थन करते थे। अब इस बात को एक और चीज से क्वालिफाई करने की जरूरत है। जिन्ना को उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहा जाता था कि जो रूल्स हैं उनके हिसाब से अपना नेशनल मूवमेंट चलाना, अपनी नेशनल एस्पिरेशंस को आगे रखना। बाद के समय में जिन्ना अपने इस रोल से आगे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की अपनी छवि को तोड़ते हैं और फिर वो डायरेक्ट एक्शन, वो सारी चीजें इतिहास है। लेकिन एक वक्त था, वकील थे ट्रेनिंग से, तो उनको कानून के रास्ते वो उनको ऐसा लगता था कि सोल्यूशन निकल के आएगा। तो एक ट्रिविया ये भी है। अब क्योंकि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की छवि थी, तो जिन्ना कानून को तोड़े मरोड़े जाने के चलते भयंकर नाराज थे। और जैसे हमने बताया, भगत सिंह को फेयर ट्रायल मिल नहीं रहा था और कानून को ही गड़बड़ किया जा रहा था। जिन्ना ने नए विधेयक को इंसाफ की हत्या बताया। अंत में सदन ने बिल पास ही नहीं किया। हालांकि इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा हमने कहा, वो अंग्रेज की सरकार थी, सब कुछ उन्हीं का था। वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में ले ही आइए सारे रूल्स। एक ट्रिब्यूनल बना जिसमें 3 जज थे, एक जज भारतीय थे, तो उन्होंने अपना डिसेंट नोट कराना चाहा, तो बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया। भगत सिंह और उनके साथियों को बिना पेशी के फांसी की सजा सुना दी गई इसी ऑर्डिनेंस के चलते। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस जगह पर फांसी दी गई उस जगह को शादमान चौक के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन नाम का एक संगठन भगत सिंह की यादों को पाकिस्तान में सजोने का काम कई सालों से करता आ रहा है। साल 2012 में संगठन ने शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह चौक रखने की मांग रखी। सरकार तैयार हुई, लेकिन अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। डर था जमातुद दावा का, एक कट्टरपंथी संगठन जिसका मुखिया हाफिज सईद है। 2019 में एक बार फिर ऐसी ही कोशिश हुई, लेकिन फिर कट्टरपंथियों की धमकी के चलते ये काम हो नहीं पाया। इसके बावजूद हर साल 23 मार्च को लोग इस चौक पर इकट्ठा होते हैं और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद भी करते हैं। भगत सिंह के बचपन और बाकी जिंदगी के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक किताब के बारे में आप जान सकते हैं। भगत सिंह यही नाम है उस किताब का, और आपको ये मिल जाएगी हमारे पार्टनर कुकू एफएम ऐप पर। पढ़ने का वक्त ना हो तो आप लोड मत लीजिए, ये एक ऑडियो बुक है, यानी चलते फिरते आप इसको कभी भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से भी ज्यादा किताबें मिलेंगी, ऑडियो बुक्स। 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं फिलहाल कुकू एफएम पे, जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए कुकू एफएम आपको एक ऑफर भी दे रहा है। महीनावार सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन, तो आपको पहले महीने पर 50% की छूट मिल जाएगी अगर आप डालते हैं एक कोड LT50। भगत सिंह की पाकिस्तान से जुड़ी एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। फांसी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों के शव लाहौर से 60 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला ले जाए गए। यहाँ उनके शवों को रातों रात जलाने की कोशिश हुई। इसी जगह पर आज भारत में हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीदी स्मारक बना हुआ है। लेकिन ये जानकर आप शायद चकित होंगे कि बंटवारे के वक्त हुसैनीवाला भारत में था नहीं, ये पाकिस्तान के हिस्से में पड़ रहा था। सन 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कोशिशों से हुसैनीवाला को भारत में शामिल किया गया। इसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दिए भी थे। भगत सिंह और पाकिस्तान से जुड़ा एक गजब सहयोग और है, किस्सा सुनिए आप। 20 नवंबर 1974 के रोज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चल रहा था सेशन। प्रधानमंत्री उस समय होते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। सदन में वो मौजूद थे और तभी सदन में एक मेंबर खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक शीशी निकालकर हवा में लहराने लगा। शीशी में खून भरा था, साथ में थी एक कमीज जो खून से सनी हुई थी। इस शख्स का नाम था अहमद रजा कसूरी। ठीक 9 दिन पहले कसूरी के काफिले पर कुछ हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं, जिसमें कसूरी के पिता नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की जान चली गई थी। कसूरी सत्या के लिए प्रधानमंत्री भुट्टो को सीधे तौर पर कसूरवार ठहरा रहे थे। कसूरी ने उस रोज एक FIR भी दर्ज कराई और FIR में भुट्टो का नाम लिखवाया भी। PM के खिलाफ FIR हुई थी, सो कोई कार्रवाई होने का तो चांस नहीं था। लेकिन इस सरकारी कागज ने आगे जाकर पाकिस्तान की सियासत में भूचाल पैदा किया है। 1977 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। भुट्टो जेल के हवाले हुए। जिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि किसी न किसी बहाने भुट्टो को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, और तब यही FIR जिया के हाथ लगी और अंत में भुट्टो की मौत का कारण भी बनी। पाकिस्तान की राजनीति में यह सब हंगामा हुआ था नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की मौत के कारण। अब इत्तेफाक देखिए कि ये नवाब मोहम्मद वही मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने भगत सिंह के डेथ वारंट पर साइन किए थे। और इससे भी बड़ा इत्तेफाक देखिए कि शादमान कॉलोनी लाहौर का गोल चक्कर, जहां नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के हमले में मौत हुई, वही जगह थी जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरुओं को फांसी दी गई थी। तब यहीं पर लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का चैम्बर होता था। भगत सिंह से जुड़े और कहानी किस्से सुनने के लिए आप ऑडियो बुक की मदद ले सकते हैं। जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया,
कुको FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करते हुए आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। तारीख का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने।